में आभासी मंच द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया गया है। इस ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़े हुए सभी श्रोताओं का इस ऑनलाइन व्याख्यान में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज 14 अप्रैल, आज ही के दिन अर्थात 14 अप्रैल सन 1891 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में स्थित महू ग्राम में हुआ था और इसी दिन को मूल केंद्र में रखकर हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में अधिकांश राष्ट्रों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनके कार्य की महत्ता को अभिवादन करने के लिए आज के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। साथ ही इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये समानता और ज्ञान के प्रतीक थे। ऐसे महामानव, मानवाधिकार आंदोलन के प्रवक्ता, संविधान निर्माता, प्रकांड पंडित, इनके कार्य को स्मरण करने के लिए, इनके कार्य को सलाम करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए प्रस्तुत दिन को जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक इसी उद्देश्य को सामने रखकर हमारे महाविद्यालय अर्थात श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ने भी आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का संकल्प किया है और उसी मार्ग पर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हमारे महाविद्यालय ने संचार माध्यमों को पुल बनाकर आभासी मंच द्वारा हमने इस ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया है। इस ऑनलाइन व्याख्यान के अध्यक्ष हैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर जी.एच. जादव सर जी। इस ऑनलाइन व्याख्यान के लिए हमें व्याख्याता के रूप में प्राप्त हुए हैं डॉक्टर अंशु केडिया जी, एपी सेन स्मारक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये हमें प्राप्त हुए हैं। इस ऑनलाइन व्याख्यान में प्रमुख उपस्थिति के रूप में हमारे महाविद्यालय के विज्ञान, वाणिज्य तथा कला संकायों के तीनों उप प्रधानाचार्य जी, क्रमशः डॉक्टर वी. सिंगड़े जी, डॉक्टर एस.एन. आसवले जी, डॉक्टर डी.वी. थोरे जी और साथ ही हमारे कला संकाय के जो समन्वयक हैं डॉक्टर डी.बी. ढोबळे जी उपस्थित है। मैं आप सभी का इस आभासी मंच पर शब्द सुमनों द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आप सभी लोगों को विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपना पद ग्रहण करें और इस आभासी मंच में इस ऑनलाइन व्याख्यान का आनंद लेने के लिए, सुनने के लिए जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, उन सभी श्रोताओं से मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्पीकर जो भी है वह म्यूट करें, ताकि व्याख्यान में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए और किसी का मस्तिष्क विचलित ना हो। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी को मतलब शब्दों शब्दों के सुमनों द्वारा मैं सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए हमारे महाविद्यालय के कला संकाय के उप प्रधानाचार्य जी डॉक्टर डी.वी. थोरे जी को मैं आमंत्रित करता हूं और उनको इस ऑनलाइन व्याख्यान का प्रास्ताविक करने के लिए कहता हूं। डॉक्टर डी.वी. थोरे जी। थैंक यू डॉक्टर मुठेचर सर जी। हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख जो सूत्र संचलन बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस आभासी व्याख्यान में सबसे पहले महाविद्यालय की ओर से सम्मानीय डॉक्टर अंशु केडिया जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि आज के इस समारोह के लिए आभासी व्याख्यान में उपस्थित रहकर हमारे श्रोतागणों को व्याख्यान देने के लिए जब हमने कल उनसे संपर्क किया, हमारे समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर डी.वी. पडोले सर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सूचित किया कि हमारे एक प्रोफेसर जो कि लखनऊ से है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के
जीवन परिचय पर बहुत ही अच्छा उनका अभ्यास है। तो वो एक इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अच्छी तरह से न्याय दे सकती हैं, इसलिए हमने उनसे संपर्क किया और अंशु जी ने बहुत ही पहले ही फ़ोन के संपर्क में हमें अनुमति दी, इसलिए मैं महाविद्यालय की ओर से उनका शुक्रगुज़ार। मैडम जी को हमारे महाविद्यालय, हमारे संस्था के बारे में बताते हुए मुझे आनंद होता है कि स्वातंत्र्य पूर्व काल में 1941 में भारत शिक्षण संस्था, मैडम जी ये जो संस्था वर्ड है, ये हमारा महाराष्ट्र का रीजनल वर्ड उसमें यूज़ किया गया है, जिसे हम इंस्टीट्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो भारत शिक्षण संस्था के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने इस 1941 में एस्टैब्लिश किया। पर्पज़ ये था कि इस एरिया में पढ़ने वाले बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, जो तात्याराव मोरे अबा, आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि भी हम हमारे संस्था की ओर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। 1958 में हमारे महाविद्यालय की स्थापना हुई। जूनियर कॉलेज से लेकर पीएचडी तक हर विषय में जब बच्चा कोई एडमिशन 11वीं में लेता है, तो पीएचडी करके ही वो यहाँ से निकले, यहाँ तक की सुविधाएँ हमारे महाविद्यालय में हमने उपलब्ध कराई है। हमारे संस्था के जो प्रमुख है, सम्माननीय अमोल जी भैया मोरे, वाइस चेयरमैन जो है सम्माननीय अश्लेष जी भैया मौर्य, और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम हमें बहुत ही अच्छी तरह से सहकार्य करती है। उनके मौलिक मार्गदर्शन से ही हम हमारी संस्था को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये आज का जो व्याख्यान है उसी का एक स्वरूप है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अभिवादन करना, उनके मूल्य विचारों को विद्यार्थियों में, हमारे प्राध्यापकों के बीच उनके विचार पूरी तरह से फैलाना, उनके विचारों को आदर करना, इस हेतु से आज का ये आभासी व्याख्यान आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं मैडम जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मेरा जो ये प्रास्ताविक है, मैं 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगे के सूत्र डॉक्टर सन्मुख मुच्छेट्टी जी संभालेंगे। डॉक्टर मुच्छेट्टी सर। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं प्रमुख अतिथि का परिचय देने के लिए हमारे संगणक शास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका रेशमा नितिन नवरे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे प्रमुख अतिथि का परिचय दें। रेशमा नितिन नवरे जी। हाँ सर, थैंक यू सर। First of all, thanks to give me this opportunity to introduce today's program's chief speaker. I am Reshma Ramdas Nitnure, Assistant Professor in Computer Science, Sri Chhatrapati Shivaji Mahavidyalaya, Umarga. Today, we are going to celebrate 131st birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. On this occasion, Bharat Shikshan Sanstha's Sri Chhatrapati Shivaji College, Umarga, Usmanabad District, Maharashtra, organized an online guest lecture on Dr. Bhimrao Ambedkar, the pioneer of social justice. Distinguished speaker on this topic, Honorable Dr. Anshu Kedia Madam. She has Associate Professor in the Department of Sociology, AP Sen Memorial Girls PG College, University of Lucknow, Uttar Pradesh since 2003. In 18 years of teaching experience, they have published 32 research papers and 2 edited books, and she has interests include rural sociology, society of history, sustainable development studies of marginalized group and informal sectors. She has been associated with Indian Sociological Society since 2 decades. She has worked on research projects sponsored by University Grant Commission. She has been editor in peer-reviewed journals
Samaj Bodh and also been a member of editorial board. At present, she holds position of Treasurer of Sociological Society of Uttar Pradesh. She is also serving as General Secretary at Lucknow University College Teacher Association, Lucknow. She has also collaborated with several NGOs and other development sectors. She has also been awarded by National Election Commission, and she has initiated a virtual platform, Sociological Understanding, in which all leading sociologists participate and share their ideas. Dr. Kedia Madam organized several offline and online seminars, workshops, and have been part of the more than 50 national and international seminars. Really, ma'am, we are very fortunate to have you with us as a speaker on this occasion. You can such a studies persons who can enlighten us with your thoughts and ideas. Dr. Bhimrao Ambedkar, the pioneer of social justice. From the bottom of my heart, I welcome you for this virtual lecture. Thank you. धन्यवाद मैडम। किसी भी व्यक्ति का जो महत्व होता है वह व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसी पर उसका महत्व निर्भर होता है। आज हमारे अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित हमारे व्याख्याता डॉक्टर अंशु केडिया जी, इनका जो कार्य रहा है समाजशास्त्र में वो अत्यंत महत्तम रहा है। अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने अलग-अलग प्रकार का जो भी काम किया है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। उनके संपूर्ण कार्यक्षेत्र पर दृष्टिपात करने पर ये परिलक्षित होता है कि उनका ये अनुसंधान का कार्य और डॉक्टर महामानव हमारे देश के और हमारे देश के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर उन्होंने जो भी कुछ रिसर्च किया हुआ है वो अत्यंत महत्तम कोटि का है। मैं इसके पश्चात हमारे अतिथि व्याख्याता डॉक्टर जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे आज का जो विषय है सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इस पर वे अपना व्याख्यान दें। डॉक्टर अंशु केडिया जी। थैंक यू डॉक्टर मुछट्टे सर। वास्तव में एक अंदर से खुशी हो रही है कि जब आप जिस तरह से कॉलेज का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एक पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर से लेके पीएचडी तक स्टूडेंट्स जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और एक बाबा साहब का जो सपना है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उसको वास्तविक रूप से धरातल पे उतारने वाला कॉलेज, जब वहाँ पे हमें बोलने का अवसर मिल रहा है, वास्तव में एक दिल से खुशी हो रही है। जब कल डॉक्टर पडोले सर का फोन आया था कि आप लेक्चर दे दीजिए, मेरे पास बहुत कल और आज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कुछ ज्यादा ही थे, तो एक बेचैनी भी हो रही थी कि कैसे मैं प्रेजेंट हो पाऊंगी। लेकिन फिर वही बात कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करते हैं, और हम स्टूडेंट्स के बीच कहते हैं, समाज के बीच कहते हैं, नहीं वो जीवितता लाओ, वह संघर्ष करो, जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह जाएं। तो एक बार तो जरूर मन में आया, लेकिन हमने कहा नहीं सर, बिल्कुल रहेंगे कैसे भी हो। चूंकि आज हमारे यहाँ भी प्रोग्राम में लगातार इवेंट्स हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी कुछ ज्यादा ही आजकल चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इनवाइट करने के लिए खासकर महाराष्ट्र से, और इस कॉलेज में जिस शिवाजी के नाम पर है, जिनके नाम से भी एक अंदर से अनुभूति होती है, एक खुशी फीलिंग होती है, उनके महाविद्यालय में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए जो हमें अवसर दिया, उसके लिए मैं भी आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
एक जो स्लोगन है, एक फीलिंग है, हम एहसास करते हैं, उनको नमन करते हैं, उन प्रणेताओं को जिन्होंने हमेशा ही संघर्ष किया कि हम देश में जो एक वर्ग है, जो सदियों से पिछड़ा वर्ग है, सदियों से जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और उन्होंने अपने पूरा जीवन लगाया, चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं, चाहे वो अम्बेडकर हों, और केवल वही लिस्ट नहीं, महात्मा बुद्ध से शुरू होकर चाहे वो रविदास जी हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, अम्बेडकर जी हों, बाद में वो हम परंपरा कांशी राम के रूप में देखते हैं, और एक वर्तमान में हम यूपी में भी मायावती के रूप में देखते हैं, जो अब एक कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई है, वह फीलिंग से डाइवर्ट हो गई है, जिसके लिए अम्बेडकर जी ने प्रयास किया था कि एक हम दलित आंदोलन तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे, और उन्होंने प्रयास किया नहीं, उसको जमीन पे धरातल पे उतारा भी, और वह धरातल पे उतारने का परिणाम है कि आज हम इस वर्ग को कहीं ना कहीं उस जगह देख पा रहे हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। जब हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो हमें उनके संघर्षों को याद करना पड़ेगा। जब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की बात में उनका पूरी जिंदगी एक संघर्ष से जुड़ी जिंदगी, संघर्ष से, चाहे वो उनके अपने स्कूल के डेज हों, चाहे उनके अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेज हों, चाहे बाद में आके उनके सर्विस पीरियड के दिन हों। स्कूल में भी वो एक उनके फादर, जैसा कि सर ने उनका इंट्रोडक्शन के समय जिक्र भी किया, अ, जिस कॉलेज से वे जुड़े थे, स्कूल स्कूल के डेज में उनके फादर अंग्रेजी सेना में जुड़े थे। अंग्रेजी सेना हम लोगों को कभी-कभी लगता है, कभी-कभी हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखते हैं, फीलिंग आती है कि अरे वो तो अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन हम लोगों को जरूर ये याद रखना होगा, अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन जब अम्बेडकर बाद में बात करते हैं, तो वो सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि अगर हम चाहे अंग्रेज के साथ हैं, या हम गुलाम भारत में या आजाद भारत में, जब तक हमें सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, सामाजिक लोकतंत्र नहीं मिलेगा, तब तक वह आजादी भी बेमानी है। उनके पिता अंग्रेजों के में बाद में सूबेदार हुए। वे पढ़ते थे जब अपने स्कूल डेज में, उन्हें खुद अपना सामान दरी लेके, जैसे आसन कह सकते हैं, बोरी कह सकते हैं, ले जाते थे और साथ में लाते थे। वो रोज का एहसास, जब वो पानी पीना चाहते थे, तो पानी उनके सहयोगी स्कूल का ऊपर से पिलाता था कि टच ना हो जाए, अगर वो टच हो जाएगा तो अछूत हो जाएगा, बर्तन अछूत हो जाएगा। वो रोज का एहसास, किस तरह से एक छोटा बच्चा जिसको रोज मानसिक एहसास दिलाया जाता है, तुम अछूत हो, तुम हम लोगों के बराबर नहीं, वो फीलिंग स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है, मजदूरी करने के लिए घर से भागने का प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करता है, और वो छोटा सा एक प्रयास करता है कि कहीं से पैसे मिल जाए। जेब टटोलता है तो अठन्नी मिलती, 8 आना, लेकिन उससे किराया भी नहीं निकलता। तो एक प्रयास है कि नहीं, ये जो मजदूरी है, मजदूरी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। हमें जरूरत है पूरे सिस्टम को, जो जो जहाँ पे हमारा स्वाभिमान बार बार तार किया जाता है, जिससे हमारी अस्मिता को बार बार ठोकर लगती है, उसको ही क्यों ना अ, उस अस्मिता को क्यों ना लोगों की जगाया जाए। बाद में बड़ौदा के महाराज से उन्हें सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट से वे आगे जाते हैं विदेशों में एजुकेशन के लिए। उससे पहले वो बम्बई से भी एजुकेशन बीए की डिग्री लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो डिग्री लेते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए भी लेते हैं, पीएचडी की भी डिग्री लेते हैं, और बाद में वो लंदन से भी डिग्री लेते हैं। उनके पास 4 पीएचडी की डिग्री, 9 विषयों के में फ्लुएंट, 9 विषयों के ज्ञाता, 9 9 9 भाषाओं के, विभिन्न विषयों के, 9 भाषाओं के, 4 विषयों में पीएचडी, विभिन्न डिग्रियां। एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना पढ़ सकता है? यदि किसी को एग्जाम्पल लेना है कि वास्तव में क्या कोई इतना पढ़ सकता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ उसे देखना हो। आजीवन पढ़ते रहे, और ये जो ज्ञान है जिसको आज हम लोग याद कर रहे हैं 131वीं जयंती के रूप में, वह उनका ज्ञान है। जो उनका ज्ञान उनके, चाहे वो जुडिशरी में काम आया हो, चाहे वो संविधान का को जब निर्माण कर रहे थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, वहां काम आया। वही वह ज्ञान है जब ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो संविधान के लिए ढूंढ रहे थे। किसी को कहा जाता है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी में नहीं बनती थी,
लेकिन उनके ज्ञान के कायल महात्मा गांधी जी भी थे, और उन्होंने अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी, हम लोग क्यों किसी संविधान निर्माता के रूप में विदेश की तरफ देख रहे हैं, क्यों हम किसी को हायर कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अम्बेडकर जी को ही लेते हैं, वो हमारे देश को इससे ज्यादा कानून के बारे में, संविधान के बारे में हमें कौन बताएगा। ये ताकत थी कि उन्हें, चाहे हम जिसकी भी बात करें कि वो विरोध में कहीं आइडियोलॉजिकल, कोई किसी का विरोध नहीं होता, विरोध होता आइडियोलॉजिकल का, विचारधारा की हम देश को, समाज को किस धारा में देखें। क्योंकि अंबेडकर जी बात करते थे सामाजिक लोकतंत्र, महात्मा गांधी बात करते थे देश की आजादी की, तो विचारधारा की टकराहट थी, अपने अनुभवों की टकराहट थी। जब वे वहां से पढ़ के आते हैं, बड़ौदा के महाराज के यहाँ सर्विस करने लगते हैं, लेकिन सर्विस में भी उन्हें संघर्ष दिखता है। वो संघर्ष किस रूप में दिखता है? जब वो फाइल मंगाते हैं तो चौकीदार डंडे से निकाल के देता है, कहता है नहीं हम आपको नहीं छू सकते, वहां पे नहीं जा सकते, हम अछूत जाएंगे। उन्हें फीलिंग होती है कि हम अब तक तो ये समझ रहे हैं कि ये हम लोग गंदा काम कर रहे हैं, निकृष्ट काम कर रहे हैं, अछूतों वाला काम कर रहे हैं, शायद इसी के कारण ये है कि हमें अछूत माना जा रहा है। लेकिन अब जब मैं पढ़ के भी आ गया हूँ, फिर भी वो मानसिकता नहीं जा रही है। इसका मतलब वो अंदर तक मानसिकता है जिसको बदलने की जरूरत। इसके बाद वो हायर एजुकेशन फील्ड में जाते हैं, और जब टीचर्स, हायर एजुकेशन के टीचर्स के साथ बैठते हैं तो भी उन्हें महसूस होता है कि हम पानी भी हमें नहीं प्रॉपर हम शेयर कर पा रहे हैं, लोगों के बीच प्रॉपर हम बैठ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब मानसिक रूप से कितने गुलाम है। वो गुलामी के लिए जरूरी है कि हम उसकी जड़ में चोट करें। वह जड़ में चोट करने के लिए वो बार बार सर्विसेज बदल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो जुडिशरी में जाते हैं, न्यायालय में की सर्विस में जाते हैं, वकालत की के क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जब हम अंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं, हम महात्मा बुद्ध को नमन कर रहे हैं, हमें रमाबाई जी को भी नमन करना चाहिए। रमाबाई जी, इन दोनों की शादी, बाबा साहब की शादी और रमाबाई की 14 साल की थी वो तब शादी हुई। 14 साल की शादी बाद जब हम स्ट्रगल उनका देख रहे हैं, वो विदेश में भी गए रहे हैं, पैसों की क्राइसिस है, और विदेश से भी इतना, बड़ौदा के महाराज से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा कि अपने 5 साल की एजुकेशन कंटिन्यू रख पाए। रमाबाई यहाँ पे 5 बच्चों की माँ है। गोबर के उपले बना के बेच रही हैं, किसी तरह बच्चों को पाल रही हैं, और बच्चों को पालते पालते कुपोषण से उनके बच्चों की भी डेथ हो रही। और वहां से कभी कभी अंबेडकर जी कहते हैं कि क्या पैसा कुछ है, भेज पाओगे? तो जहां से जोड़ पा रही पैसे भी भेज रही हैं। वो चाह रही हैं कि उनके हस्बैंड बाबा साहब वहां से कुछ बन कर आए, और हम लोगों की जो मानसिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, उस पर काम कर। नमन करते हैं रमाबाई जी को, उनका कंट्रीब्यूशन, उस महिला का कंट्रीब्यूशन जो वास्तव में पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाबा साहब पढ़े उसके लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब जब जुडिशरी में जाते हैं, वहां वो दलितों का संघर्ष देख रहे हैं, बराबर पूरे देश भर में देख रहे हैं। उनको रियलाइज होता है हम 5 साल तो विदेश में रहे, लेकिन वहां पे हमें क्यों नहीं फीलिंग हुई। वास्तव में यह देश की एक मानसिक गुलामी है जो सदियों से चली आ रही है। वह दौर होता है कि वो देश में थोड़ा दलित आंदोलन के लिए नाम का होने लगता है। उन्हीं दिनों बंबई में महार चवदार आंदोलन हो रहा है, चवदार तालाब के लिए हो रहा है, और विधान परिषद में राव जी बोले जो संशोधन ला रहे हैं, उस बहस के माध्यम से कि सार्वजनिक जमीन, सार्वजनिक तालाब दलितों के लिए भी ओपन किया जाए, खोला जाए, जिसमें दलित भी पानी पी सकें, दलित भी सार्वजनिक जो भी उपक्रम है उनका उनके लिए भी ओपन हो। लेकिन फिर हो नहीं पाता। तो मार्च 27 में अंबेडकर जी भी वहां आते हैं, और चवदार तालाब के पास हजारों दलितों के साथ जाते हैं। और जब दलितों के साथ चवदार तालाब पर जाते हैं और थोड़ा सा पानी लेते हैं, वो प्रतीकात्मक आंदोलन है। एक चीज हमें और ध्यान, बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पे दलित हैं क्योंकि उनकी भावनाएं हैं, उनका संघर्ष है, उनके अनुभव है, कड़वे अनुभव है। लेकिन आंदोलन की जड़ में सब दलित नहीं होते। वो आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन भी है जो उसको भूमिका दे रहा है, समाज सुधारक भी है, समाज सुधारक में सवर्ण भी है।
आंदोलन के प्रणेता हमारे बीच कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, हमारे बीच सवर्ण भी हो सकते हैं। तो वो जो अंत में आंदोलन जब अंबेडकर जी के हाथ आता है, तो अंबेडकर जी दलितों के साथ वो समाज सुधारक हैं, लेकिन वहां पे जो जब वो जल लेते हैं और प्रतीक के स्वरूप में, और फिर वहां पे और जब दलित भी करते हैं, तो सवर्ण वहां पे उनके खिलाफ लाठीचार्ज होता है, वहां पे सबके दलितों के खिलाफ उनको भगाने का प्रयास होता है। तो उसमें वो समाज सुधारक सवर्ण भी शामिल है, जो अंबेडकर के आंदोलन के साथ है, इवन प्रणेता के रूप में भी आंदोलन को जन्म भी देने में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, कोई दूर से आ रहा है तो कहीं तो कोई जमीन होगी, कुछ तो वहां पे आंदोलन की भूमिका रही होगी। 2000 जो 1923 का है, विधान परिषद में पारित हो रहा है, और 27 का ये आंदोलन, लेकिन इसके बाद भी 10 साल वो आंदोलन चला है। 10 साल बाद चवदार में उनको वो जो तालाब था उसका पानी प्रयोग करने का अधिकार मिला। उसी साल, इसको कहते हैं वहां पे सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप। उसी साल दिसंबर में मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मनु स्मृति हम लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है, बच्चों ने भी हमेशा ये, तो जो हम चीज बता रहे हैं बहुत कोई नई चीज नहीं है, हम लोग ने हमेशा पढ़ी है, अपने कोर्स में पढ़ी है। विभिन्न माध्यमों से हम लोग इससे अवगत होते ही रहे। तो मनुस्मृति ग्रंथ है, वो जो ग्रंथ है मनुस्मृति ग्रंथ, चाहे वो दलित हों, उनके जो यातनाओं का उसमें एक उल्लेख है कि अगर वो सवर्ण के साथ उनकी परछाई भी छू जाए, यदि वेद भी कानों में चले जाए, तो जो उनके साथ निर्योग्यताएं लागू हैं, ये यातनाएं हैं, वो बड़ी दयनीय हैं, वो असहनीय हैं। और साथ में केवल दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति कहता है। तो मनुस्मृति के दहन जलाने के लिए उपक्रम किया जाता है, दलित इकट्ठे होते हैं और ये पब्लिसिटी होती है। तो बसों में स्ट्राइक का डर हो जाता है कि अगर अंबेडकर जी आते हैं और दूर से आएंगे, बॉम्बे से महाड़ आएंगे, तो वो 10 गांव, महाराष्ट्र में 10 गांव से पोर्ट से आते हैं, और जब पोर्ट से आते हैं वहां पहुंचते हैं, तो फिर महाड़ तक रास्ता वो अपने ढंग से पैदल भी पूरा करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जो बस या ऐसी सवारी जिसमें उन्हें है कि वो रोक लिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, तो वो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो वहां पे जाते हैं, फिर मनुस्मृति का सामूहिक रूप से जलाया जाता है, प्रतीकात्मक कि नहीं, आज से हम मनुस्मृति को फॉलो नहीं करेंगे। अब वो 3 वचन लेते हैं, वो क्रांतिकारी वचन है, दलितों से 3 वचन लेते हैं। क्या लेते हैं वो 3 वचन? कि आज से हम लोग भी जो व्यवसाय हैं, जो निकृष्ट व्यवसाय हमारे समाज के माने जाते हैं, उन व्यवसाय को हम लोग अपने पे नहीं, उसी पे सीमित रहेंगे। मतलब मरे हुए जानवर या सीवर से जुड़ा या जो भी ऐसे व्यवसाय जो एक सवर्ण बॉडी से निकालता है, उत्सर्जित करता है, उसका व्यवसाय निहायत घिनौना व्यवसाय, हम उस पे सीमित नहीं रहेंगे, हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, हम मरे हुए जानवरों को भोजन के रूप में नहीं लेंगे। और नंबर 3, हम अपनी अस्मिता, जो स्वाभिमान और अस्मिता को चोट पहुंचाए, उससे बाहर, मानसिक रूप से बाहर निकले। ये 3 वचन ले, और ये 3 वचन लेते हैं, उसी के साथ वो कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो आजीवन पर। तो मनुस्मृति का, लेकिन इसके बाद एक इनका तीसरा जो आंदोलन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, वो है काला राम मंदिर। नासिक का काला राम मंदिर, मुझे जाने का एक बार अवसर मिला भी है, वहां पे उत्कीर्ण भी है जी। काला राम मंदिर राम जी का मंदिर है। मंदिरों में कहा गया है, धर्म में, हिंदू धर्म में, कि मंदिर में सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। मतलब भगवान सभी के लिए, प्रवेश की बात नहीं, भगवान सभी के लिए हैं और सभी के में वास करते हैं। तो वहां पे जब कालाराम मंदिर जाते हैं और प्रवेश करने नहीं मिलता है, वहां पे एक फतेह खां, उन्हें पब्लिक जमीन दे देते हैं, आप बात करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। रामनवमी आता है और रामनवमी में राम जी का रथ चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाने नहीं मिलता बाबा साहब अम्बेडकर को। तो वहां पे वो इस चीज का विरोध है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता है, लेकिन प्रवेश करने को गेट वेट बंद कर दिया था, नहीं मिलता प्रवेश करने
कि वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये समस्याएं हैं। लेकिन अब और उसी के बाद एक पूना पैक्ट का भी हम जिक्र कर लें। पूना पैक्ट है 1931 का दौर है, और पूना पैक्ट में चूंकि वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो चुके हैं, जुडिशरी में सब तरफ सक्रिय हैं, कानून के बहुत प्रकांड पंडित हैं। वो गोल में सम्मेलन हो रहा है, वो रिजर्वेशन की जो विधान परिषद में सीटें हैं, विधानसभा में जो भी सीटें, उसमें दलितों का भी रिजर्वेशन हो। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, दलित भी हिंदू है, इनका रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन दलित को इसी हिंदू में ही रिजर्वेशन कर देंगे, अलग से सीट नहीं होगी। महात्मा गांधी यरवदा आंदोलन जेल में हैं और अनशन पे बैठ जाते हैं। अनशन पे बैठ जाते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं अंबेडकर जी और उनके बीच बहस होती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों ने हरिजन, जिनको हरिजन शब्द कहते हैं, दलितों के लिए, अछूतों के उत्थान के लिए बराबर प्रयास किया। अंबेडकर जी कहते हैं आपने क्या प्रयास किया? जब आप कांग्रेस की सदस्यता दिला रहे हैं, क्या आपने किसी कांग्रेसी के साथ, और आप सदस्यता दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि खादी पहनना कंपलसरी है, खादी पहने, क्या आपने उनको सदस्यता दिलाने के समय ये कहा कि आप दलितों के साथ खाना खाइए, कम से कम सप्ताह में एक बार मिलिए जुलिए, कि आप दलितों को अपने में शामिल करिए, दलितों को भी कांग्रेस की सदस्यता की बात करिए? क्या दलितों को आपने अपने घर आने की परमिशन के लिए शर्त रखी? आप जब ये सब शर्तें रखेंगे कांग्रेसियों के बीच, तो अपने आप ही दलित उत्थान हो जाएगा। आप ये शर्त रख नहीं रहे, खादी की बात कर रहे हो, कह रहे मैं अछूतों का प्रणेता हूँ, नहीं हमें आप पर विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पे एक बहस है, लेकिन चूंकि गांधी जी का कद बड़ा था, गांधी जी का कद बड़ा था, और गांधी जी अगर यरवदा जेल में इसके कारण जो वो रिजर्वेशन चाह रहे हैं, केवल दलितों के लिए अलग रिजर्वेशन हो, उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका सारा आरोप बाबा साहब पे आता है, इसीलिए उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उससे इनको बहुत कुछ मिला, दलित मूवमेंट प्रतीकात्मक रूप से, और कहीं ना कहीं हिंदुओं के बीच भी रिजर्वेशन की प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि वो देश गांधी का देश था, वो युग, उस समय का युग, गांधी का युग, जब वो चवदार तालाब की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे अंबेडकर जय, वहां पे दलित अंबेडकर जय की नारा नहीं लगा रहे हैं। दलित 4000 दलित साथ जा रहा है, लेकिन वो अंबेडकर की जय नहीं नारा लगा रहा है, क्योंकि वो गांधी को देश के लोग कितना आत्मसात किए। वो जय किसके लगा रहे हैं? महात्मा गांधी की जय, शिवाजी महाराज की जय, और समानता की जय। वो 3 नारों के साथ चवदार तालाब में जा रहे हैं। ये ताकत थी, और वो ताकत अंबेडकर भी जानते थे कि इस देश में महात्मा गांधी की ताकत है, आम जनता के बीच ताकत है। मतलब महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी जनता अपने को स्वीकार किए हुए है अंदर। तो इन दोनों के बीच डिबेट था, और वो डिबेट और भी था। महात्मा गांधी हिंदू धर्म को मानते थे। एक चीज और हम यहाँ बताना चाहेंगे, महात्मा गांधी का आंदोलन पूरा सत्याग्रह और अहिंसा पे जारी था। अंबेडकर का भी आंदोलन सत्याग्रह और अहिंसा पे जारी था। वो महात्मा गांधी के यहाँ फॉलोवर थे, क्यों? क्योंकि वो कानूनविद भी थे। वो जानते थे हम अगर कानून को हाथ में लेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, इसलिए वो अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते थे, और गांधी भी उधर इस चीज की बात कर रहे थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? महात्मा गांधी जी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो और जो अछूतों की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी हिंदू धर्म के अंदर ही कहते थे, हिंदू धर्म उनके लिए प्रिय था, वो सनातनी थे, अध्यात्म की बात करते थे, धर्म के अंदर तक जुड़े थे। महात्मा गांधी कहते थे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ इनका उत्थान होना चाहिए, इनके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए, दलितों के लिए। इसीलिए वो उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रम किया करते रहते थे महात्मा गांधी। लेकिन अंबेडकर बहुत स्पष्ट थे, क्योंकि उन्होंने मानसिक गुलामी झेली है, उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झेला, और इवन साहू जी महाराज ने भी उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया, बहुत सारी चीजें उनके साथ चलती रही। तो वो कहते थे अंबेडकर जी कि नहीं, हमें हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं है,
क्योंकि हिंदू धर्म हमें कालाराम मंदिर भी नहीं जाने दे रहा है। हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल बाहर करके रखी हुई है। हम हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उस समय इन्होंने जरूर ये बात की, 1936 के आसपास भी उनका मन में आया कि हिंदू धर्म छोड़ दें, हम बौद्ध धर्म में चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए उस समय। इन्होंने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि हमें समय रहते छोड़ देना चाहिए था। धनंजय कीर हैं जो इनके एक लेखक हैं, उन्होंने एक बात यहाँ पे एक बात और कही कि ये क्या अंबेडकर जी ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं थे, लोगों को थोड़ा होती है चीजें कि अंबेडकर जी धार्मिक थे। वास्तव में अंबेडकर जी भी धार्मिक थे, लेकिन वो धर्म को मानवता से जुड़ा धर्म देखना चाह रहे थे, समानता से जुड़ा धर्म देखना चाह रहे थे। अंबेडकर जी विदेशों में पढ़े तो वो फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और फ्रांस की राज्य क्रांति के 3 नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। वो इस नारे को आजीवन लेकर चल रहे कि स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, बंधुत्व मिले। तो और उनको ये चीजें हिंदू धर्म में दिख नहीं रही थी ना। दलितों के लिए स्वतंत्रता दिख रही थी, ना दलितों के लिए समानता दिख रही थी, ना दलितों के लिए जैसे भ्रातृत्व कहते हैं, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं अलग थे, लेकिन वो धर्म को मान रहे थे। यहाँ पे एक चीज हम और भी कहना चाहेंगे, जब हम लोग मार्क्स और गांधी अंबेडकर की तुलना कर रहे हैं, मैंने एक चीज और भी शुरू में मैंने जानबूझ के कहा, कम्युनिस्ट भी कहा, कम्युनिस्ट समाज सुधार से जुड़े थे, वामपंथी आंदोलन से जुड़े थे, और वो शुरुआत दौर था जब कालाराम मंदिर की है, ये है, वो सवर्णों से भी का भी आंदोलन रहा था शुरुआत में। लेकिन चूंकि दलितों की समस्या थी तो अंबेडकर उस समय दलितों के नेता थे, और एक ऐसे नेता जो प्रकांड पंडित थे। सोचिए, जब अंबेडकर पढ़ना चाह रहे थे तो उनको संस्कृत लेने नहीं मिली, कहा नहीं आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आप अछूत हैं। लेकिन वह व्यक्ति बाद में इतना भी संस्कृत का प्रकांड पंडित बना, इतनी भाषाओं का ज्ञाता बना, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, वो सब उन्हें पूरा पूरा उन्होंने सब पढ़ रखा था। तभी तो इतनी बहस कर पाते थे मनुस्मृति के खिलाफ, तभी तो वेद उपनिषद सब पे उतना बोल पाते थे। वो अंबेडकर की ताकत थी, वो अंबेडकर की ज्ञान की ताकत, वह ज्ञान की ताकत। उस व्यक्ति 4-4 PhD की डिग्री, और कितनी जगह उन्होंने कितना कुछ पढ़ा। और ये जो मैंने बीच में कम्युनिस्ट आंदोलन का भी जिक्र किया, ये इनके बीच और जब हम एक जो जनरल बाहर की दुनिया में सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में जब डिबेट होती है, अंबेडकर वर्सेस गांधी, अंबेडकर वर्सेस कार्ल मार्क्स, तो क्या होता है कार्ल मार्क्स और अंबेडकर के बीच? कार्ल मार्क्स भी अपनी जगह सामाजिक आंदोलन के प्रणेता है, आर्थिक आंदोलन के प्रणेता है, लेकिन वो यूरोप में देख रहे हैं और वो इंडिया में देख रहे हैं। मार्क्स आर्थिक प्रणाली के माध्यम से, आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से समाज को देख रहे थे, और क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, यूरोप में जाति व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए अंबेडकर कहते थे उनका आंदोलन भारत में नहीं हो सकता, वो उनको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो यहाँ पे समाज में परिवर्तन ला रहे थे। वो सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन चाहते। मार्क्स आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते, और गांधी राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इन तीनों में ये बेसिकली अंतर था। तीनों किस माध्यम से क्या चाह रहे, और परिवर्तन सब चाह रहे थे, सबके अपने अनुभव, देश काल, परिस्थितियों में था। गांधी अपनी जगह सही थे, मार्क्स अपनी जगह सही थे, अंबेडकर अपनी जगह सही। तो गांधी में, अंबेडकर में ताकत थी, क्योंकि आज हम लोग अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं। हम लोगों को अंबेडकर जी ने फिर 1956 में बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब बुद्ध धर्म को अंबेडकर जी ने स्वीकार किया, और उसी साल 56 में उनकी डेथ हो गई। उनकी लास्ट पुस्तक थी बुद्ध और धम्म की। बहुत पुस्तकें, बहुत संगठन इन्होंने बनाए, महिलाओं के आंदोलन खड़े किए, महिलाओं को बोलते थे, हिंदू कोड बिल पे बहस की संविधान सभा में। जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो इनके हम केवल दलित आंदोलन की बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें महिलाओं पे भी बात करनी चाहिए, हमें इनके श्रमिकों पर भी बात करनी चाहिए, आंदोलन के अल्पसंख्यकों पे भी बात करनी चाहिए। जब वो वहां पे संविधान सभा हिंदू कोड बिल पे बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी संपत्ति के अधिकार के साथ साथ
तलाक के, एकल विवाह, ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इस पे बात होती है, बहस होती है, राजेंद्र प्रसाद जी इस पे, तब हमारे राष्ट्रपति इस पे सहमत नहीं होते, उनका भी अपनी जगह सही है, वो क्यों कहते हैं। देखिए वैचारिक बहस हो सकता है, मेरी बहस सबको ना, मेरी बात सबको ना अच्छी लगे, सब अपने अपने एंगल से समझते हैं, सबके अपनी जिंदगी के अनुभव होते हैं। और बेसिकली मैं भी सवर्ण हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो नजरिया होता है, जो समझ होती है, वो अनुभव और पढ़ने के साथ साथ, दुनिया को देखने के साथ साथ आती है। मैं भी बहुत एनजीओ के साथ जुड़ी रहती। तो जब वो अंबेडकर जी वहां पे बात कर रहे हैं हिंदू कोड बिल की, और राजेंद्र प्रसाद उसका विरोध कर रहे हैं, वो उनका विरोध करने को क्यों कहते हैं? जब हम हिंदुओं में ही सुधार की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अल्पसंख्यकों में सुधार की बात कर रहे हैं? और वो बहस आज भी जीवित है कि हम इनमें महिलाओं में, हम अल्पसंख्यक महिलाओं में क्यों नहीं उनकी दशा के सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो चूंकि अंबेडकर की बहस थी, और देश में उस समय आज भी हमारे देश में परंपराएं बहुत हावी हैं, आज भी हमारे देश में धर्म बहुत हावी है, आज हमारी सरकार और परंपराएं, देश उसी दिशा में बह रहा है। और ये आज हम अगर अंबेडकर को देखें, तो आज हम अंबेडकर को विपरीत धारा में बहते देख रहे हैं, अंबेडकर की विचारधारा को। अंबेडकर जिस धारा को लेकर चले, आज उनके फॉलोवर, अंबेडकर हिंदू धर्म के अगेंस्ट हो गए थे, आज उनके फॉलोवर फिर दलितों का हिंदूकरण हो रहा। तो उस समय हम फिर आते हैं हिंदू कोड बिल पे, राजेंद्र प्रसाद जी विरोध करते हैं, और फिर इलेक्शन होने वाला होता है, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री होते हैं उसको साइड में डाल देते हैं, फिर इलेक्शन होता है, फिर वो जीत कर आते हैं, तो वो इन सबको पारित करते हैं, और पारित करने के साथ टुकड़ों टुकड़ों में पारित करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार नियम या विवाह के नियम, ये सब अलग अलग पारित होते हैं, महिलाओं की दशा में सुधार होता है। इसका क्रेडिट बहुत कुछ अम्बेडकर जी को जाता है। और अंबेडकर जी श्रमिकों के लिए भी लड़ते रहे। अंबेडकर जी ने श्रमिकों के लिए जो लॉ बनाया, लॉ की बहस करी, काम के घंटे हो, इनके मिनिमम वेजेस हो, इसके लिए वो उन्होंने बराबर। तो जब वो अंबेडकर जी बौद्ध धर्म स्वीकार करते, तो बौद्ध धर्म वो क्यों स्वीकार करते हैं? 1956 में आके करते हैं, लेकिन कहते हैं मैंने बहुत समय अपने जीवन का निकाल दिया, हमें 1936 के आसपास जब वो उग्र हो रहे थे तभी हमें कर लेना चाहिए। तो अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के साथ ही उसके पीछे जो लॉजिक है वो बता, वो लॉजिक क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो मानव धर्म की बात करता है, मानव प्रेम की बात करता है, आपस में बांटता नहीं है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो एक अच्छाई है वो डेमोक्रेटिक है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक भिक्षुक ने बात की कि जब उनके उम्र हो रही थी और उन्हें लगा कि शायद अब ये बहुत लंबे समय नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा आप अपने बाद अपने एक नेता को, लीडर को चुन जाइए भिक्षु संघ में, और जो भिक्षु संघ ने भिक्षु संघ में यदि आप चुन आएंगे तो वह आगे लेकर जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा नहीं, मैं किसी नेता को नहीं चुन, मैं इसका मेरा आइडियोलॉजी इससे सहमति नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो लोकतंत्र की बात करते थे। वो कहते नहीं, मैं किसी को चुन के नहीं जाऊँ, वहां पे सब बराबर। और यही अंबेडकर जी भी मानते थे कि सब बराबर, कि और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा है बुद्ध धर्म, और बुद्ध धर्म सबको लेके चल रहा है। उन्होंने जब बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म को फॉलो किया सोशल डेमोक्रेसी के नाम, लेकिन उनका मानना था यदि हम ये पहले करते तो आज हम बुद्ध धर्म को भी बहुत आगे लेके जाते। कमोबेश उसी साल दिसंबर में आते आते 6 दिसंबर को हमारे बीच महापरिनिर्वाण हो गया। हमारे बीच से चले गए बाबा साहब अम्बेडकर। एक पूरी जिंदगी को यातनाओं में झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, लेकिन दलितों की अस्मिता, दलितों के सम्मान, दलितों के की रक्षा, उनके लिए रोजी रोटी के संघर्ष को उन्होंने बहुत कुछ कम। उन्होंने आरक्षण की बात की, आज जिस पे डिस्प्यूट है, उन्होंने आरक्षण आज जिस पे डिस्प्यूट है। तो अब हम लोग को वो समझना चाहिए कि आज दलित आंदोलन कहाँ है, आज दलित आंदोलन किस सामाजिक न्याय की बात कर रहा है जो अंबेडकर ने की थी।
आज उत्तर प्रदेश का दलित आंदोलन कहाँ है जो अंबेडकर ने बात की, अंबेडकर के बाद कांशीराम भी लेकर आए। और आज हम आज की तारीख में याद कर रहे हैं, 2022 में याद कर रहे हैं, और 2022 में जब हम अपनी केंद्र सरकार को देख रहे हैं, राज्य सरकारों को देख रहे हैं, हमें अंबेडकर को देखना होगा, हमें सुप्रीमो बीएसपी मायावती जी को देखना होगा, मुझे आरक्षण को देखना होगा, उन सारी चीजों को देखना होगा और अंबेडकर के विचारों को समझना होगा कि आज आंदोलन विचलित करते हैं कि क्या आज के दिन की जो कल्पना अंबेडकर साहब ने की, पूरी जिंदगी जिसमें दे दी और बहुत कुछ पाया, आज वास्तव में दलित उनके ऋणी हैं। क्या आज भी हम वहां पे हैं? ये क्वेश्चन उठता है। आरक्षण की बात वो जरूर करके गए। आरक्षण में हम किस वर्ग तक ही आरक्षण सीमित कर पाए? आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या वो जानबूझ के तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है कि कुछ हम लिमिटेड वर्ग तक ही आप के रह पाए और हम आरक्षण को दलितों में सब तक नहीं ले जा पाए? अब अंबेडकर कहते थे कि आरक्षण जरूर हो, लेकिन जो आरक्षित हो जाए, जो उस वर्ग को उस वहां तक पहुंच जाए, उच्च सम्मान की स्थिति में आ जाए। प्रश्न है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। वो सामाजिक सांस्कृतिक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो आज हम आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि वो आज भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अंबेडकर का मानना था जो ऊपर संस्करण में आ जाए वो अपना अधिकार रोक कर औरों को उस कैटेगरी में लाए। लेकिन क्या आज हम वो कर पा रहे हैं? क्या आज हम दलित आंदोलन सब दलितों के उत्थान की बात कर पा रहा है? शायद नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज भी दलित बेरोजगार है, आज भी दलित पिछड़ा है। लेकिन दलित नहीं, हम देख रहे हैं सवर्णों में भी ये स्थिति है। इसीलिए वो आंदोलन की धार कमजोर हो रही की जा रही है, कमजोर हो रही है। और शायद यही उनकी, अगर आज अम्बेडकर होते तो किस नजरिए से उसको देखते, वो बहुत उस चीज को सोचने की बात है कि क्या हम आरक्षण की पॉलिसी अपना कर भी दलित आंदोलन को, उनकी विचारधारा को वहां तक ले जा पाए? शायद नहीं ले जा पाए। हमें सोचना पड़ेगा। क्या वो कहते थे कि जो हमारे आने वाले लोग होंगे, जो दलित आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, वो सामाजिक डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सामाजिक लोकतंत्र को लेके जाएंगे? क्या ले जा पा रहे हैं? नहीं। प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास किया। आज दलित बहुत अच्छी जगह पर हैं, आईएएस भी हैं, जगह जगह ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में भी हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन कर रहा है तो देश कहाँ है? दलित कहाँ है? जब बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं तब दलित कहाँ है? तो क्या जब दलित का एक नेता जिसके पास अपनी अपार संपत्ति है और वह इलेक्शन से पहले दलित आंदोलन को मोहरा बना के एक मेजॉरिटी की पार्टी के साथ खड़ा हो जा रहा है और दलितों के आंदोलन को सदियों पीछे छोड़ गया, वास्तव में आज दलितों का आंदोलन फिर सदियों पीछे। आज का दिन पर्टिकुलर जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत पावरफुल राजनीति है जो 2024 की तरफ लेकर जा रही है। और वो दलित आंदोलन की जो जिसको हम आगे की पीढ़ी जिसको लेकर चलना था, उसने दलित आंदोलन को बहुत पीछे कर दिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये मेरा अपना असेसमेंट, बहुत पीछे कर दिया। वास्तव में यह सच्ची श्रद्धांजलि होती, जिस धारा को लेकर दलितों ने समर्थन दिया उसके नेता आज की तारीख में लेके जाते और दलितों को, मसीहा को वास्तव में अगर कहीं भी है तो खुशी मिलती। और चूंकि अब मैं इसे यहाँ खत्म करूंगी क्योंकि मैं डिस्प्यूटेड विषय पे ज्यादा आती जा रही हूँ, चूंकि यहाँ बच्चे भी हैं, मैं बस उनका पुस्तकों से कितना प्रेम था उसकी बात करते करते अपनी बात को यहाँ जरूर खत्म करना चाहूंगी। टाइम भी मैंने बहुत ले लिया। दलित अंबेडकर जी को पुस्तकों से बहुत प्यार था। एक जान गुंथेर हैं लेखक, जान गुंथेर उनसे 1938 में मिले, और 1938 में जब जान गुंथेर लेखक अंबेडकर जी से मिले, उन्होंने कहा अंबेडकर जी की लाइब्रेरी में 8000 पुस्तकें थी उस समय, और जब अंबेडकर जी की डेथ हुई तब उनकी लाइब्रेरी में 35,000 पर्सनल लाइब्रेरी में पुस्तकें थी, 35,000 पुस्तकें। और धनंजय कीर उनके जो जीवनी पे काम कर रहे थे, धनंजय कीर लिखते हैं कि जब अंबेडकर जी अपने कोर्ट से वापस आते थे
तो वो जरूर उनके हाथों में पुस्तकें होती थी, नई पुस्तकों के साथ घर वापस आते थे और रात भर वो उस पुस्तक को पढ़ते थे। सुबह उठकर वो पुस्तक जब पूरी हो जाती थी तब वो सोने जाते थे, 2-3 घंटे ही सोते थे, उसके बाद कसरत करते थे, नहाते धोते थे, सीमित खाना खाते थे और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर रोज के पत्र देखते थे, वे कोर्ट में बहस करते थे और शाम को जब घर आते थे फिर उनके साथ नई पुस्तकें होती। वो उनका ज्ञान था, 35,000 पुस्तकों के, पर्सनल पुस्तकों के मालिक थे। तभी वो कहते हैं पढ़ो, तभी वो दलितों से कहते हैं अछूतों से आंदोलन के लिए खूब शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। जब संगठित होगे तभी तो संघर्ष करोगे, लेकिन उसकी जड़ में शिक्षा है। शिक्षा के लिए बहुत उनका प्रयास था। उनसे एक उनके मित्र मिलने आते हैं और वो उनको जामा मस्जिद ले जाते हैं। वो टाइम के बहुत पाबंद थे, जामा मस्जिद ले आते। अब वो उनका क्योंकि अपना टाइम था, वो जामा मस्जिद ले आते, वहां पता चलता है कि अम्बेडकर आए, लोग घेरने लगते हैं। लेकिन वो उनकी बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, बातों बातों में 1 दर्जन पुस्तक खरीद लेते हैं। उनका खाने का समय निकल गया, सब कुछ, लेकिन पुस्तकों का प्यार, 1 दर्जन पुस्तक लेके घर आ जाते हैं। तो उनके आसपास की दुनिया में जो लोग रहते थे वो उनके पुस्तकों का प्रेम देखते थे और उसी पुस्तकों ने उन्हें उनका प्रकांड कानूनविद बनाया, प्रकांड पंडित बनाया। क्या नहीं थे वो, एक महान समाज शास्त्री, महान समाज सुधारक, महान संगठनकर्ता, महान दार्शनिक, महान राजनीतिज्ञ, कानून के पूरे संविधान प्रारूप समिति के निर्माता, क्या नहीं। एक व्यक्ति इतनी सीमित आयु में लगभग 64-65 साल की जिंदगी में हर कुछ पढ़ गया, हर कुछ लिख गया, हर कुछ कर गया, जो एक व्यक्ति जो हम लोगों को करने के लिए 10 जिंदगी जीवनी पड़ती है, वो सब कुछ कर गया। ऐसे व्यक्तित्व थे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से याद करते हुए मुझे वास्तव में खुशी हो रही है। उनको नमन करते हुए मुझे वास्तव में खुशी हो रही है और मुझे रियली आप सभी का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आप सबने उस मानव के लिए बोलने के लिए हमें समय दिया, हम किया। पुनः आप सभी का आभार। धन्यवाद मैडम। आपने भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न ऐसे व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारधारा पर आपने दृष्टिपात कर उनके मौलिक कार्य को अपने मौलिक शब्दों में अभिव्यक्त कर हमको प्रेरित और प्रोत्साहित किया। किसी भी महामानव की जयंती तभी सफल रूप में संपन्न होती हैं जब उनके कार्य को विशेष और मौलिक शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है, उससे प्रेरणा ली जाती है, उससे प्रोत्साहन लिया जाता है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर चलने का संकेत ठान लेते हैं, संकल्प करते हैं। बिल्कुल आपने उसी लक्ष्य को मूल केंद्र में रखकर हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक प्रणेता के रूप में उनको प्रस्तुत कर हमें अपने ज्ञान से आलोकित किया। मैं पुनः एक बार आपके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय समापन करने के लिए हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर GH जादव जी को मैं इस आभासी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय समापन करें। डॉक्टर GH जादव जी। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर, स्पष्ट रूप में आ रही है। ओके, थैंक यू सर। आज भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उत्सव पर इसी समय उपस्थित प्रमुख अतिथि और मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर अंशु केडिया, AP सेन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, महाविद्यालय के सभी उप प्रधानाचार्य, सभी प्राध्यापक प्राध्यापिका, शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी छात्रा और छात्राएं, प्रथमतः महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। इसी के साथ आज हमारी भारत शिक्षण संस्था के संस्थापक शिक्षण महर्षि तात्याराव जी मौर्य तथा अबा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर
उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन चरित्र है हमने हमारे सामने रखा। उसके साथ वो जो दौर था, जो स्वातंत्र का दौर था, उसके साथ गांधी जी और अम्बेडकर में जो नहीं बनती थी, उसका भी जो संघर्ष चल रहा था और आंदोलन चल रहे थे, उसके पार्श्व में उसका पूरा जो सत्य था वो हमारे सामने रखा है। ये सच है कि आज़ादी के वक्त बाबा साहब अम्बेडकर समाज का परिवर्तन चाहते थे और गांधी जी देश की आज़ादी चाहते थे। गांधी जी को जो समाज का जो संघर्ष है, समाज का पिछले जो वर्ग है, जो स्पेशली दलित वर्ग हम बोलते हैं, उनका उनके साथ जो समाज बर्ताव कर रहा था, जो सवर्ण बोलते हैं, वो सब बर्ताव कर रहा था, उसकी ज़्यादा चिंता अम्बेडकर को थी। और उसे क्या मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा भेदभाव बहुत सारे तरफ चलता था, क्योंकि अम्बेडकर साहब या गांधी जी भी जब बाहर एजुकेशन के लिए बाहर गए थे, यूरोप में वगैरह गए थे, तो उनके साथ जो बर्ताव था, तो बर्ताव बिल्कुल अलग था। वो सामाजिक स्तर पर वो भेदभाव था और वो भेदभाव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी था और भारत में भी था। लेकिन भारत में जो भेदभाव था वो बहुत अलग था, क्योंकि उसके पीछे हमें पता है कि मनुस्मृति ये थी। उन्होंने जो कानून बनाए तो वो कानून औरत के लिए हो, महिला के लिए हो और सवर्ण, दलित, ये 4 जो वर्ण थे उनके लिए जो कानून बनाए तो वो बहुत ही विचित्र थे। आज भी हम अगर उसके पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत दुःख होता है। लेकिन मैडम, आज भी सच बात यह है कि उसका भी कुछ लोग समर्थन करते हैं इसी दौर में। ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे तो ये बहुत आश्चर्य की बात लगती है। मनुस्मृति का आज इसी दौर में कोई अगर समर्थन करता है तो हम कहाँ पहुंचे, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसको फिर से सोचने की बात है। और अपने जो अभी जो बताए कि बाबा साहेब और गांधी जी का जो नहीं बनती थी, उनमें संघर्ष था। वो बिल्कुल संघर्ष था, क्योंकि गांधी जी को तो मानने वाला जो लोग थे वो ज्यादातर बहुत सारे पूरे देश में लोग मानते थे और बाबा साहब के पीछे तो थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग था। लेकिन दोनों ने ही आंदोलन चलाए। दोनों ने जब आंदोलन चलाए तो आपने एक एग्जाम्पल दिया है कि महाड़ का जो चौधर तालाब का जो आंदोलन था, उसी समय बाबा साहब ने उनका खुद का नाम सामने नहीं लाने दिया। जब नारे लग रहे थे उस आंदोलन में, तो उन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम था, उसी के साथ महात्मा गांधी का उन्होंने नाम लिया था और उसी के साथ समानता की जो बात थी उसी का भी नारा सामने लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर बाबा साहब का नाम सामने आया, उनके नाम पर जो आंदोलन चला वो चौधार तालाब का, तो शायद बहुत सारा विरोध हो सकता था। वो विरोध कम होने के लिए, लेकिन बात बनने के लिए उन्होंने जो उपयोग किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगाया, महात्मा गांधी का नारा लगाया, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ पूरा देश था और वो जो महाड़ का जो चौधार तालाब था, उनके आंदोलन वो सक्सेस हो गया। और उसी के साथ आपने बताया कि कालाराम मंदिर का जो प्रवेश सभी लोगों को नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है भारत में कि जिनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कहीं महिला नहीं जा सकती, कहीं दूसरे धर्म के आदमी नहीं जा सकते, लोग नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? और उसी चलते बाबा साहब ने बुद्ध धर्म 1956 को ने स्वीकार करे। एक मुझे एक बात लगती है ऐसा, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, जो धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ, प्रतिमा देखता हूँ या मूर्तियां देखता हूँ, तो उसमें सारा सोना मढ़ा हुआ होता है। अब वैसा तो मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, जिसका फिजिक्स का मैं लेक्चर हूँ, मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो साइंस मेरे पूरे मन में या तन में बसी हुई है और उसी के साथ मैं विचार करता हूँ, पढ़ता हूँ इसलिए नहीं, थोड़ा सा विवेक से पढ़ता हूँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कितना सोना इन देव देवताओं के जो मूर्तियों पर या प्रतिमा पर क्यों लगाया गया है? क्या उसकी जरूरत है उनको?
क्या वो सोना ही है कि ऐसा बोले तो सोना एक मेटल है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, वो बात ही दूसरी बात है समझो। लेकिन सोना किसने खोजा? सोना तो आदमी ने खोजा। आदमी को जो भी अच्छा लगा उन्होंने वो देव देवताओं को अर्पण किया, ठीक है। उस लेकिन जब हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो ये सोना तो देव देवता को नहीं लगता। फिर भी ये सोने की जो चाहत है सभी पूरे देश में या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ये क्यों है? ये चाहत है एक बात अलग है समझो, लेकिन सोना ये देव देवताओं को लगता है ऐसे तो मुझे नहीं बात लगती। लेकिन इसका मतलब है कि जिस तरह से ये धर्म प्रस्तावित हुए, उनकी जो पूरी विचारधारा समाज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुई है। क्योंकि धर्म ऐसा रहता है कि उनमें कानून बनाया जाता है कि उस धर्म में जो आचरण करते हैं लोग वो कैसे रहना चाहिए। अगर अनावश्यक बातों पर ध्यान रखे कुछ अ, उसमें धर्म में कुछ बातें लिखी तो वो समाज के फायदे के लिए नहीं होगी। ऐसा ही थोड़ा-सा मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जो स्थापित हुआ कैसे हुआ तो मुझे तो पूरा उसकी जानकारी नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं। लेकिन जब मैं जो बातें चल रही है अब अभी आज आज और पिछले कई सालों में या उसके पहले भी, तो उसमें जो धन अर्पित किया जाता है देव देवताओं को या सोना अर्पित किया जाता है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या लोगों की क्या भावनाएं है, वो थोड़े समझने की बात है। इसलिए ऐसा लगता है कि लोग अभी भी नहीं जानते कि सच क्या है और अनसच क्या है। इसीलिए वो मनुस्मृति भी एक ये हिंदू धर्म की एक बात बन गई। उनके ये जो नियम कानून बनाए गए और उसी का उन्होंने जो सवर्ण जाति के लोग उसने उनको अमल किया। और हम जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग कितना पीछे रह गया और कितनी उनकी जिंदगियां गुजर गई कि बहुत सारे तकलीफ में उन्होंने जिए। और जब महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामने आए, उससे पहले भी हमने देखा है बहुत सारे यानी कि छत्रपति शाहू महाराज उन्होंने भी जो पिछले वर्ग के लिए काम किया वो भी हम जानते हैं। तो तब से थोड़ा सा बदल हो गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है, जो अपना समाज जो जा रहा है, वो समाज सच्ची तौर पे यानी कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामने बातें रखी, उनकी वो जो बातों को अनुसरण हम कर रहे हैं क्या? अब तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। जब छात्राओं के संगठन हो जाते हैं, तो संगठन बहुत सारे पक्ष हो गए या कहीं संगठन अलग-अलग नाम के हो गए, कहीं उनका एम उद्देश्य दूसरा होगा, इसीलिए वो संगठन करते हैं। और संगठन अ, वो ऐसा तरफ जा रहा है कि सब जाति का संगठन हो रहा है। यानी कि जाति जो नई जाति इसलिए जाति बोलते हैं ऐसा लग रहा है। अब जाति-जाति का संगठन हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब जाति एक तरह के उन्होंने क्या कहा था कि बुद्ध धर्म भी ऐसा है, उसमें जो ये जो बातें हैं, वो समानताएँ की बातें उसमें प्रकर्षित है। और उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया 1956 में, लेकिन उसी के साल उनका उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अगर रहते थे, तो आज बुद्ध धर्म का जो विस्तार और स्वीकार बहुत अच्छी तरह से हो जाता था और पूरा देश में उसका अमल भी हो जाता था। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद हम जानते हैं कि जो उनका आंदोलन था, उनके विचार थे, वो अब वो नहीं समाज नहीं स्वीकार कर रहा है। अब जाति-जाति में समाज बँट गया है, जाति-जाति में संगठन हो गया है और समाज की जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी जाति में बँट जा रही है। सब छात्र-छात्राओं भी जाति में बँट रहे, उनके अलग-अलग संगठन हो रहे। इसलिए आने वाला जो समय बहुत कठिन समय है ऐसा मुझे लगता है। और इस कठिन समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो विचारधारा है, वो समाज में पूरा स्वीकार करना चाहिए, ऐसा आपने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। बिल्कुल मैडम, उसी की विचारधाराएँ हम छात्र-छात्राओं और सभी हम जो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं लोग, हम स्वीकार करते रहेंगे और उसका प्रकर्ष के यानी कि अमल बजावनी करते रहेंगे। आपने जो हमारे साथ विचार रखे, बहुत अच्छी तरह से विचार रखे हैं और पूरा अपने जो संघर्ष था बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, वो पूरे 60 साल में ही उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ लिखा, इतना कुछ दे गए कि हमारे को पीढ़ी ने पीढ़ी भी हम वो काम नहीं कर सकते। इतना छोटे से कालावधि में
वो अम्बेडकर ने हमने हमारे साथ बहुत कुछ रखे गए, उनका हम विचार करना चाहिए, उसका अमल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैडम का मैं प्राचार्य नाते मैं आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से हमने आपके विचार हमने हमारे सामने रख दिए और आप हमारे रिक्वेस्ट पे आप हमारे साथ अब आ जाए, इसलिए फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे ये 2 विचार, छोटे से विचार मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अत्यंत मौलिक शब्दों में प्रस्तुत ऑनलाइन व्याख्यान का अध्यक्षीय समापन किया। बिल्कुल गागर में सागर भरने की उक्ति के समान उक्ति को आपने चरितार्थ किया। डॉक्टर डी.बी. ढोबळे जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनकी जयंती के अवसर पर विनम्र अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर ढोबळे इस ऑनलाइन व्याख्यान का कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं इस आभासी मंच पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान के लिए प्राप्त हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर जी.एच. जाधव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपना मौलिक समय हमें दिया। इसके पश्चात इस ऑनलाइन व्याख्यान की व्याख्याता डॉक्टर अंशु केडिया जी के प्रति हृदयता से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व को सामाजिक प्रणेता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमें मौलिक मार्गदर्शन किया। इसके पश्चात हमारे तीनों संकायों के उप प्रधानाचार्य जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनकी मौलिक उपस्थिति इस व्याख्यान समारोह में रही है। इस व्याख्यान के लिए आभासी मंच से जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय के सभी अध्यापकगण, कर्मचारी और छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके प्रति हृदयता से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने हम इस प्रस्तुत व्याख्यान को सौंदर्य से आभूषित किया। अतः मैं सभी के प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित कर अध्यक्ष जी की सूचना के अनुसार प्रस्तुत व्याख्यान समाप्त हुआ, इसकी घोषणा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।